ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। यही सबसे जरूरी समय है जब माँ बाप अपने बच्चों को यह सिखाएं कि विविधता में ही वास्तविक सौंदर्य और शक्ति है। माया एंजिलो ने ये बात कही है। बदलाव का वाहक बनती मधुमक्खी पालन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। शहद के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं ना, कि नहीं सुनते हैं? तो आप देखें कि गांव की किसी पगडंडी पर चलते हुए दूर से आती भनभनाहट और रंग बिरंगी मधुमक्खियों की कतार देखकर बहुत से लोग शायद यही सोचें कि यह प्रकृति का कोई सामान्य दृश्य है। मगर यही मधुमक्खियां अब ग्रामीण भारत में बदलाव की नई तस्वीर बना रही हैं। मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें रोजगार, पर्यावरण संतुलन, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं खुली हुई है। ये संभावनाएं केवल शहद बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी मूल्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं जो भारत को मीठी क्रांति की ओर ले जा सकती हैं। भारत में मधुमक्खी पालन की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन जिस रूप में अब यह वैज्ञानिक, संगठित और व्यावसायिक स्तर पर सामने आ रही है, वह पिछले कुछ दशकों की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। देश में शहद का उत्पादन 1.33 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। यही नहीं, भारत से शहद का निर्यात भी अब 50 से अधिक देशों में हो रहा है, जिसमें 750 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। आंकड़े केवल व्यापार की कहानी नहीं सुनाते हैं, एक नई आजीविका, आत्मनिर्भरता और जैव विविधता की संभावनाओं का द्वार खोलते हैं। इससे रिलेटेड कहीं आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो इन सब का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत कम निवेश में शुरू हो सकता है। किसी भी उम्र, वर्ग और शिक्षा स्तर का व्यक्ति इसे सीखकर अपना काम शुरू कर सकता है। देश के कई हिस्सों में इस व्यवसाय से बेरोजगार युवाओं, छोटे किसानों, महिलाओं और आदिवासियों को एक स्थायी और सम्मानजनक आय का माध्यम दिया है। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में अब यह एक मजबूत ग्रामीण उद्यम बनकर उभरा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जैसी योजनाएं भी इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके लिए 50 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया है और इसे प्रशिक्षण, उपकरण, कॉलोनी वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन के लिए सुदृढ़ संरचना विकसित की जा सकती है। और आप देखिए की जा रही है। मधुमक्खी पालन का एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि यह केवल शहद के लिए नहीं, बल्कि परागण के लिए भी अत्यंत जरूरी है। शोध बताते हैं कि जिन खेतों में मधुमक्खियों की उपस्थिति होती है, वहां फसलों की उत्पादकता में 15 से 40% तक की वृद्धि देखी जाती है। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, क्योंकि बिना किसी अतिरिक्त लागत के उसकी फसल अधिक फलने फूलने लगती है। सरसों व सूरजमुखी, तिल, सेब, अमरूद, मूंगफली और खीरा जैसी कई फसलें ऐसी हैं जो मधुमक्खियों की मदद के बिना बेहतर उपज नहीं दे सकती है। यानी मधुमक्खी न केवल शहद देती है, बल्कि किसानों की जमीन भी उपजाऊ बना देती है। और इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन से मोम, जेली और मधुपराग जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद भी मिलते हैं, और जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पूरक और आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। मोम से बनी मोमबत्तियां, साबुन और क्रीम अब शहरी बाजारों में उच्च मांग वाले उत्पाद बन चुके हैं। भारत में शहद की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर कोविड के बाद, जब आप देखते हैं कि लोग प्रतीक्षा बढ़ाने के लिए प्राकृतिक विकल्पों की ओर मुड़े। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शहद को योगवाही कहा गया है, जो अन्य औषधियों को शरीर में पहुंचाने में सहायक होता है। यही नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी, ये आप देखेंगे कि शुद्ध शहद के लिए नए मानक तय कर दिए हैं, जो जिससे आप देखिए बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग और बढ़ी है। इस बदलाव ने प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों के लिए आप देखते हैं कि बड़ा बाजार खोल दिया है। हालांकि यह राय पूरी तरह फूलों से नहीं भरी है। जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, जैव विविधता का ह्रास, शुद्ध चारागाहों की कमी मधुमक्खियों के लिए खतरे की घंटी है। भारत में 5 प्रमुख मधुमक्खी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां अब घटती जा रही हैं। शोध बताते हैं कि यदि मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो केवल 4 वर्षों के भीतर पूरी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो सकती है।
और इसलिए यह न केवल एक व्यवसाय है बल्कि प्रकृति संरक्षण की भी एक जिम्मेदारी है, यानी कि इनका कनेक्शन हम लोगों से, आप लोगों से है। भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग से पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। आंकड़े बताते हैं कि शहद उत्पादन और निर्यात में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। 2018-19 से 2022-23 के बीच भारत का सकल घरेलू शहद उत्पादन 72% बढ़कर 77,000 टन से 1,33,000 टन तक पहुंच गया है, जबकि निर्यात आप देखिए 86% की बढ़ोतरी के साथ 43,000 टन से लगभग 80,000 टन तक जा पहुंचा है। आज भारत वैश्विक शहद बाजार में छठा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। हालांकि निर्यात का अधिकांश हिस्सा लगभग 80% अमेरिका तक सीमित है, और जबकि यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों में प्रवेश कर भारत इस उद्योग को और अधिक विस्तार दे सकता है। सरकार भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत में मधुमक्खी पालन को एक संगठित कृषि सहयोगी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है। कृषि बागवानी मधुमक्खी पालन को एकीकृत करने की योजनाओं और डिजिटल विपणन मंच की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को नई उड़ान दी है। आज कुछ ग्रामीण युवा न केवल अपने गांव में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में अपनी नामी शहद बेच रहे हैं। और युवा किसानों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान केंद्रों की ओर से चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक ओर जहां मधुमक्खी पालन किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक है, वहीं यह महिला सशक्तिकरण का भी एक, आप देखते हैं कि, माध्यम बन रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, झारखंड के गुमला और राजस्थान के बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूह की मदद से मधुमक्खी पालन करवा रही हैं, पालन पर निर्भर हो चुकी हैं एक तरह से, आप देखेंगे। और आप देखिए पर्यावरणविदों और विज्ञानियों की दृष्टि से यह हरित व्यवसाय है। क्या है? हरित व्यवसाय। ना तो इसमें बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है, ना ही भारी मशीनरी की, और ना ही कार्बन उत्सर्जन होता है। यह एक, आप देखते हैं कि, ऐसा व्यवसाय है जो प्रकृति से सीधे जुड़ा है और टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार करता है। जिस समय दुनिया जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ आजीविका की बात कर रही है, भारत का मधुमक्खी पालन एक पेड़ा बन सकता है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात स्पष्ट है कि मधुमक्खी पालन अब केवल एक ग्रामीण कारीगरी नहीं रहा। यह आधुनिक कृषि विज्ञान, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक बाजार को संभावनाओं से जोड़ चुका है। यह शहद से आगे की कहानी है, फूलों से शुरू होकर खेतों तक और खेतों से होकर आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने वाली। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है, तब हर गांव में गूंजती मधुमक्खियों की भनाहट हमें यह याद दिला रही है कि असली शक्ति हमारे खेतों, फूलों और हाथों में है। शहद की मिठास न केवल स्वाद है, यह ग्रामीण भारत की संभावना का एक सुवासित प्रतीक भी है, एक उड़ान भी जो आत्मनिर्भरता, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की ओर जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखिए प्रसन्नता के प्रतीक। मानवता सभ्यता के आरंभ से ही दुख सुख जीवन के साथ रहे हैं, साथी रहे हैं। यह प्राकृतिक स्थिति है और हम खुशी के अनेक पलों को बाखूबी जीते हैं, लेकिन दुख की हल्की छाया से भी हम असहज और चिंतित हो जाते हैं। सुख और दुख एक ऐसा अस्थायी चक्र है और जिसमें संसार का कोई भी प्राणी मुक्त नहीं है। कई शोध प्रबंधों ने यह सिद्ध किया है कि खुशी वह भाव तरंग है जिसमें व्यक्ति चिंता, तनाव, बीमारियों से बहुत हद तक मुक्त रहता है। व्यक्ति की दिनचर्या में यह साक्षात रूप से देखा गया कि खुश रहना, भागदौड़ भरी जिंदगी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की आश्वस्त प्रतियोगिता ने लोगों के चेहरे पर खुशी कम कर दी है। भौतिक व्यामोह ने जीवन के सबसे अहम पहलुओं में से खुशी के पल को नजरअंदाज किया है। मनोचिकित्सकों का कथन है कि प्रसन्न व्यक्ति मानसिक स्थिति अच्छी होती है, वे अपने निर्धारित दायित्व पालन में सफल होते हैं, परिवार और समाज के कार्यों में भी अच्छी तरह हाथ बटाते हैं, कई शारीरिक विरोधियों से वे बचे भी रहते हैं। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 147 देशों में भारत का स्थान 118वां है, जबकि 2019 में हम 92वें स्थान पर थे। तो यानी कि हमारी स्थिति बुरी हो रही है, देख रहे हैं। तो क्या खुशियों का पैमाना क्षरण की ओर अग्रसर है? इसका क्या कारण है? खुशी हमारे चिंतन स्वभाव का एक सांवेगिक हिस्सा है जिसे हम महसूस करते हैं। दुखी होने के कई कारणों में वैसी घटनाएं मानी जाती हैं जो हमारे वैचारिक भूमि से मेल नहीं खाती हैं, जबकि खुश रहने की स्थिति में हमारे मन की अनुकूलता की अनुभूति से तारतम्य बनाए रखता है। अक्सर हम दैनिक जीवन में होने वाली मामूली बातों से अपनी खुशी खो देते हैं। उस समय थोड़े धैर्य से हम यह नहीं विचार करते कि किसी अचानक उपजी स्थिति की गहराई में क्या मर्म है। जब हम खुशी खोते हैं
उस समय हमारे मानसिक प्रवाह की दिशा में उदासी, चिड़चिड़ापन और निष्क्रियता की तरंग उत्पन्न होने लगते हैं। जिससे सामान्य होने में अधिक समय लगता है, ऐसा ही मन का स्वभाव है जो छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर जीवन की अनुभूति आंगन में प्रवेश कर जाता है, जबकि जो खुशी अंतर चेतना में मौजूद है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालांकि खुशी सिर्फ एक व्यक्ति के आनंदित होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक संचारी गुण है। पारिवारिक आंगन में यह आमतौर पर देखने को मिलता है कि अगर घर का एक सदस्य खुश है और शेष कई सदस्य दुखी है तो एक की निजी खुशी में स्थायीपन नहीं हो सकता है। हमारे आसपास के लोगों का सुख दुख हमारी स्वयं की प्रसन्नता को निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी के सुखी और आनंदित रहने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिन के पुनीत संदेश लोग जीवन में एक अमूल्य स्थान रखे हुए हैं। कभी कभी परिवार या समाज में कोई अप्रिय घटना के कारण अधिकांश लोग दुखी हो जाते हैं, जिससे हमारी आंतरिक स्थिरता और साहस पीड़ित के लिए सहारा और संबल बन जाती है। ऐसे पल में खुशी के भाव निश्चित रूप से प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि वह अचेतन आवरण का तत्कालिक हिस्सा हो जाते हैं। हमारी खुशी अन्न पर आश्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उनके उत्थान और सहजता का कारण होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि लोग मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही सुख और दुख का भागीदार बनता है। शायद इस स्तर के पीछे यह उद्देश्य रहा हो कि व्यक्ति अच्छे व्यवहार और आचरण का प्रदर्शन करना अपनी दिनादिनी में शामिल करे। कुछ ऐसे ही दृष्टांत देखे जाते हैं जब किसी को खुश करने के लिए कुछ भी चेष्टा करे वे दुखी ही बने रहते हैं। यह भी कह देते हैं कि दुख मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। हालात बाद में मानसिक अवसाद के रूप में प्रकट होने लगता है। अनेक दार्शनिकों ने कहा है कि खुशी बिल्कुल निःशुल्क है, जो हम सभी के अंतर मन में छिपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि खुशी धन दौलत और भौतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। कई लोग नियमित रूप से पर्यटन विकल्प से जोड़कर अपने को ताजा रखते हैं, जो खुशी का मनोहारी बिंदु है। हमारे मन एक कामना की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए साचिष्ट हो जाता है, और इसकी तीव्रता हमें कई ऐसे उपसर्ग से घेर लेती है जब हम अपनी आंतरिक प्रसन्नता को विचलन की दिशा प्रदान कर देते हैं। आमतौर पर किसी के कटु या फिर अप्रिय बोल हमें असहज करते हुए क्रोध पैदा करते हैं। बौद्ध दर्शन का एक कथन है कि व्यक्ति को नकारात्मक वाक्यों को तुरंत नजरअंदाज कर देना चाहिए। नवजात शिशु के मन भी सुख दुख की कसौटी पर परखे गए हैं। कोई बात उसके मनोनुकूल न होने पर वह रोने लगता है, लेकिन ज्यों ही उसे मन के अनुसार कोई खिलौने दिए जाते हैं तो वह खुश होकर मुस्कुरा देता है। जीवन की जटिलता के वर्तमान दौर में खुश रहना आसान भले नहीं लगता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमारी दिनचर्या में अनेक प्रसन्न उपस्थित हैं जो हमारी प्रसन्नता के पर्याय बन सकते हैं। खुशी अपने भीतर भी होती है जरूर। हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहजता और सरलता लाएं। छोटी मोटी प्रतिकूल स्थितियों में घबराएं नहीं, हिम्मत बनाए रखें, यह सोचकर कि जरा भी धैर्य खोने से हमारी मानसिक सक्रियता बाधित हो सकती है और उसके कारण आगे के दायित्व पालन में हम शिथिल हो सकते हैं। अपनी स्वजनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके प्रति करुणा और दयालुता के भाव प्रदर्शन से खुशी के भंडार में वृद्धि हो सकती है। पशु पक्षी को पूरे दिन में जितने आहार मिलते हैं वे उसी में मग्न रहते हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ संग्रह नहीं करते हैं। हम कुछ दिनों तक प्रयोग कर यह मीमांसा करनी चाहिए कि खुशी का पैमाना क्या है। बताइए आप लोग क्या है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सत्ता और शांति, ये मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में एक लंबा समय हो चुका है, बड़ी अशांति फैली हुई है। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको मणिपुर देखने को मिल जाएगा। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी इम्फाल है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 को आप लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है इसमें। तो मणिपुर में लंबे समय से अशांति बहाली के प्रयास चल रहे हैं। वहां करीब 2 वर्ष पहले मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव की शुरुआत के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसे संभाल पाना राज्य की तत्कालीन सरकार के लिए संभव नहीं हुआ। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। पिछले 3 महीनों से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। यूं हिंसा और संघर्ष पर काबू पाने में नाकामी की वजह से पहले ही वहां राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही थी। विडंबना यह है कि आज भी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव को खत्म करना और सर्वसम्मति से समाधान तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सका। ऐसे में सवाल लाजमी है कि वहां नई सरकार के गठन के लिए जो कवायद शुरू हुई है
और किन्हीं हालात में यह संभव हो पाता है। तो क्या इससे मणिपुर की मौजूदा समस्याओं का कोई ठोस हल निकल सकेगा? क्या वहां हिंसा और टकराव का दौर खत्म हो पाएगा? याद रहे कि मणिपुर में राजग के 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर 44 विधायकों के समर्थन का हवाला देते हुए सरकार के गठन की मांग की है। विधायकों के इस समूह ने सरकार गठन की को जनता की इच्छा बताया, लेकिन अगर इन विधायकों के साथ कुकी समुदाय के 10 विधायक नहीं है, तो ऐसे में इस समूह के पास राज्य की सबसे मुख्य समस्या से पार पाने के लिए क्या योजना और दृष्टि? राज्य में नई सरकार बनाने के पक्ष में भाजपा सहित राजग के कई विधायक जरूर हैं, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अभी सरकार के बनाने के दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में निकट भविष्य में राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने की भी खबर आई है। ऐसे में नई सरकार के गठन की मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद फिलहाल आगे की बात लगती है। इसके बावजूद यह सच है कि मणिपुर में शांति बहाली, सामुदायिक टकराव के कारणों को दूर कर दूरगामी हल निकालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए संभव है। हालांकि मणिपुर में नई सरकार गठन को लेकर चाहे जो भी कोशिश चल रही हो, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि वहां आम जनजीवन जिस अस्थिरता और आए दिन हिंसक सामुदायिक टकराव से दो चार है, उसका कोई ठोस समाधान निकाला जाए। मैती समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर 2 वर्ष पहले जिस हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आज भी आए दिन गोलीबारी, हिंसक घटनाओं की खबर आती रहती है। हैरानी की बात यह है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। कोकी और मैती समुदाय के बीच ऐसी खाई बन गई है जिसे पाटे बिना किसी दीर्घकालिक हल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मगर दोनों समुदायों में परस्पर विश्वास बहाली को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो संवाद का कोई सार्थक पुल तैयार करे और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो। आज भी अगर मणिपुर का आम जनजीवन अस्थिर है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है बनती है? जाहिर है नई सरकार के गठन के प्रयासों के समानांतर जरूर इस बात की है वहां संघर्षरत समुदाय के बीच विश्वास और संवाद कायम किया जाए। आप लोग प्रीलिम्स देंगे, आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, आप निबंध लिखेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, तो आपकी टिप्पणियां मायने रखती हैं, आपकी सोच, आपके विचार मायने रखते हैं। दिया करिएगा विचार अपने। जिम्मेदारी के बजाय संसदीय समितियों की बैठक में सांसदों की कम भागीदारी वास्तव में चिंता का विषय है। लोग इस उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं कि उनके बुनियादी हितों की बात वहां सही तरीके से रखी जाएगी, मगर लोकसभा की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों से पता चलता है कि निचले सदन की 16 स्थायी समितियों की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति औसतन महज 8% रही है। संसदीय समितियों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जरूरी सुधारों का खाका तैयार किया जाता है। इसका मकसद सरकारी योजनाओं और नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करना और सभी पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना होता है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि कई सांसदों के भीतर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई अवसरों पर संसदीय समिति और संसद की कार्यवाही में सांसदों की सहभागिता के महत्व को रेखांकित कर चुके हैं। बगैर संसद की स्थायी समितियों में सांसदों के गैर हाजिर रहने का सिलसिला हैरान करने वाला है। याद रहे कि संसद में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अलग अलग स्थायी समितियां होती हैं। कई बार सरकार की ओर से तैयार की गई योजनाओं और नई नीतियों व कानूनों का मसौदा इन समितियों के पास विचार के लिए आता है, और आमतौर पर विपक्षी दलों की यह मांग रहती है कि कोई भी विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले विचार विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए। अफसोस की बात है कि इन समितियों की बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का एहसास सांसदों में कम ही नजर आता है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 20 मई को विदेश मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति की बैठक में केवल 13 सदस्य उपस्थित थे, जबकि 16 मई को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विषय पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से संबद्ध समिति की बैठक में केवल 12 सदस्य मौजूद थे। ऐसे में सांसदों से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वे संसद में तय किए जाने वाले नियम कायदों या बनने वाली व्यवस्था में जनता के हित में संसदीय समितियों में होने वाले विमर्श के तहत सक्रिय भागीदारी करें। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आज के संपादकीय पाठ की खबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।